लेकिन उसकी जीवन और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है जब वो अपने घर के बुजुर्गों के सपने को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात एक बेटी के लिए तब हो जाती है जब वो पिता के सपने को ना सिर्फ पूरा करती है बल्कि उनके सपने को साकार करते हुए आगे लेकर जाती है। और वो बेटी एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनती है और पूरे वर्ल्ड में गोरखपुर का नाम रोशन करती है। वो कौन है मैं उससे भी आपको मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले उनके बारे में थोड़ी और बातचीत कर लूं। वे ऐसे ऐसे कलाकारों को निकाल कर लेकर आती हैं जो ग्रामीण एरिया में, देहातों में ऐसे जगह पर रहते हैं और अंदर ही अंदर अपने गायन प्रैक्टिस करते हैं। उनके अंदर के कलाकार को एक मंच देती हैं। वे कौन है मैं फिर बताऊंगी, लेकिन आने वाले वक्त में थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। सबसे बड़ी बात है किसी भी आम इंसान को मंच देना, उनको एक बेहतरीन कलाकार बनाना, उनका आत्मविश्वास इस हद तक आगे बढ़ाना कि वे गोरखपुर का नाम गोरखपुर से बाहर निकल के भी प्रेषित कर सकें। मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ स्वर सागर संस्था की अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव जी। स्वर सागर संस्था की अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव की मुलाकात करवा रही हूँ, लेकिन उससे आगे इनकी और क्या परिचय है वे वो खुद बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल वर्ल्ड रिकॉर्डर सुनीता श्रीवास्तव जी, हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलजीत जी और एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी बातों को दुनिया तक पहुंचा सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आवाज़ दुनिया तक पहुंचा दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई, तो मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ। नहीं, अरे आप एक न्यूज़ चैनल चला रही हैं और हम जैसे लोगों को बुला करके उनकी अनछुए पहलुओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सुनीता जी, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि आप अपने पिताजी के सपनों को साकार कर रही हैं। कुछ दो लाइन आप अपने पिताजी के बारे में ज़रूर बताइए कि शुरुआत वहीं से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, ये सच है कि संगीत के क्षेत्र में आज मैं जो भी काम कर रही हूँ वो उन्हीं के सपने थे। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि पुत्री से वंश नहीं चलता, तो मैं दो बहन थी, पिताजी की दो पुत्री, मैं छोटी बेटी हूँ। और इस तरह की कुछ बातें ऐसे तो खैर बहुत पिंच करने वाली बातें मेरी लाइफ में नहीं हुई। मेरा घर बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मेरे नाना जी भी कमिश्नर थे और मेरी जो ददियाल है वो एक ज़मींदार घराने से रहा है। बिहार में बहुत ही अच्छे रॉयल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात हुई हो जिससे पिंच किया हो कोई, लेकिन फिर भी सामाजिक माहौल में रहते हुए एक कमी सी लगती थी कि हाँ, लोग कहते हैं भाई नहीं है या मम्मा को कि चल बेटा नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्यों बोलते हैं ऐसा, तो अरे ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि जब बेटा नहीं होता है तो माँ बाप का नाम नहीं चलता आगे। तो ऐसे ही कुछ बचपन में लोगों ने कुछ समझा दिया, कभी मम्मी कभी लोगों ने, तो वो चीज़ मन में थी, कहीं ना कहीं मन में थी। और जब मैं पढ़ाई की, पापा का बहुत फोकस हम दोनों बहनों की पढ़ाई पे रहा। हम दोनों बहनों ने बहुत उच्च शिक्षा ली है। और लेकिन जब काम करने की बारी आई तो सारे क्षेत्रों को छोड़कर मुझे संगीत बहुत प्यारा लगा। और चूँकि संगीत से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी भी हुई थी, तो लगा कि नहीं, संगीत में अगर मैं काम करूँगी तो मैं अपने पापा के सपनों को भी पूरा करूँगी और अपने सपने को भी पूरा करूँगी। तो ये तो बात होगी संगीत के क्षेत्र में। जब आपके पिताजी आकाशवाणी में, दूरदर्शन में काम किया करते थे, आप भी साथ में जाया करती थी, क्योंकि आप बातों बात में पता चली उन दिनों की अगर कुछ बातें आपको याद रही हों, कुछ ऐसी यादगार पिताजी के साथ बिताई हुई तो वो ज़रूर बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पिताजी बहुत सारे जगहों पे पोस्टेड रहे आकाशवाणी में। और तो तब मैं छोटी, लेकिन जब कुछ होश संभाली तो मेरा बहुत सारा जो याद है वो राजस्थान का है, जब पापा राजस्थान में थे, और कुछ गोरखपुर का भी है। लेकिन राजस्थान में चूँकि छोटी थी बच्ची उस समय, तो उस समय की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे स्टूडियो में है पापा, और मैं स्कूल से आ गई तो रेडियो कॉलोनी हुआ करती थी, आकाशवाणी बगल में है,
तो अपना किताब लेके चली गई, वहीं पे पापा पढ़ाते थे, पढ़ते थे। और मतलब खेलना, शूटिंग, दूरदर्शन जुड़ा हुआ है तो वहाँ शूटिंग्स चल रही है, तो वहाँ पता चला कि बच्चे का रोल है, लाओ इसको पकड़ लाओ। तो और पहले क्या था ना कि लाइट वाइट बड़ी बहुत, पहले आप सुनी होंगी ना, लाइट आंखों पे चमकती है, तो उस तरह की जब लाइट हुआ करती थी तो बच्चे जल्दी सर्वाइव नहीं करते थे, भाग जाते थे, वो आँख ही खोलते ही नहीं थे। और मैं बहुत चुलबुली थी, तो ये लोग सब मुझे ही पकड़ लाते थे, जैसे खींचातानी होती है ना, मैं नहीं तुम ही करोगी तो ऐसे करके ना मेरे से रोल कराया करते थे ये लोग। आप नहीं भागती थी लाइट देख के? नहीं, मैं नहीं भागती थी एंजॉय करती थी, मतलब शुरू से एक कलाकार एक अंदर था, अंदर कहीं ना कलाकार शुरू से था। और जो है मैं हमेशा मैंने लाइफ को एंजॉय किया है, और ये भगवान की देन है कि मुझे सब कुछ मिला भी है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे पिता मिले, बहुत अच्छी माँ मिली, बहुत अच्छा परिवार मिला, शादी भी हुई तो बहुत अच्छे मेरे पति मिले, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, उनकी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं गांठ बांध के रखती हूँ। और बच्चियाँ हैं मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, दोनों बेटियाँ बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सबसे आखिरी में, जो अभी आपने पिछले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनी, उसके बारे में कुछ आप बताइए। किस बात के लिए आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला? लता जी का बर्थडे आया, उनके 92 इयर्स की हो गई हैं, इतनी महान हस्ती हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं। तो बर्थडे जब मैंने सोचा तो मेरी मुलाकात OMG वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे कभी हुई थी। तो ऐसे ही संजोग, देखिए एक संजोग था कि उन्होंने फ़ोन किया, कुछ नया कर रहे हो? उनके हाँ, अभी हम लता जी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उनका बर्थडे मनाने जा रहे हैं, हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। तो कहा तो कुछ कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। ये उन्हीं का उन्होंने ही इंस्पायर किया, और उन्होंने ही बताया कि आप उनके 92 जो है बर्थडे, उसमें 92 गाने गा दीजिए। अभी तक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि किसी आर्टिस्ट के उनके अलाइव रहते हुए उनके उतने ही बर्थडे का उतने ही गाने का हो। एक है कहीं रसिया में कुछ था इस तरह का रिकॉर्ड, तो अगर उसको आपने बहुत कम टाइम में कर दिया तो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। मेरे मन में बैठ गया, हम कहा नहीं अब तो करना ही है। रात में बैठ के मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, वो पूरी गाने की लिस्टिंग उन्हीं की थी, जो लता जी के गाने की लिस्टिंग उन्होंने तैयार कर दी कि लो बन गई। और उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिस किया और गाया। तो बहुत जल्दी जब मैं प्रैक्टिस की थी तो ये 28 मिनट में कंप्लीट हुआ था, लेकिन स्टेज पे मैंने 23 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ये बहुत खुशी की बात है। अक्सर प्रैक्टिस के से और बड़ा स्टेज पे घबरा जाते हैं, लेकिन उल्टा हुआ मेरे साथ, और वो इस तरह से मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, सबके सामने बना। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया भी, क्योंकि आपने गोरखपुर का नाम एक बार फिर से रोशन किया देश में कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अगर हम गूगल में सर्च करेंगे तो आपका नाम ऊपर आएगा ही आएगा। एक चीज़ और भी था कि जैसे कि बात हो रही थी कि कभी शायद आप सिंगर नहीं बनना चाहती थी, कभी शायद वो नहीं करती थी। आपने लॉ की पढ़ाई की, वकालत की, फिर उसके बाद रिसेंटली आप पिताजी के सपने को लेकर आप चली गई। वकालत के साथ भी आप संगीत को लेके चल सकती थी। वकालत को आपने बिल्कुल वो किया, संगीत को लेके चला। सपना क्या था आपका? अगर ये ना होती तो क्या होती? सपना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैं 7th में थी, राजस्थान में मैं थी, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई थी कि मेरा सपना, और टॉपिक था मेरा सपना। और राजस्थान में एक पत्रिका आता है, अखबार चलता है, तो बहुत ही फेमस अखबार है वहाँ का। तो वो ये अखबार वालों का प्रतियोगिता था ये, और स्कूलों में होते हैं ना, हमारे स्कूल में भी आया लिखने के लिए। तो मैंने लिखा, वो उस आर्टिकल को आज भी मेरे पास संभाल के रखा है। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर सी नहीं है, लेकिन वो रखा हुआ है मेरे पास, है, मैं कभी दिखाऊंगी। तो उसमें मैंने मेरा सपना लिखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनकर एक ऐसा जगह चूज करना है जहाँ खूब सारे बुजुर्ग रहें, और बीच में मेरा नर्सिंग होम हो, और एक सुंदर सा घर हो, उसमें मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ रहें,
और सारे बुजुर्गों को मैं अपने साथ रखूं। वृद्धाश्रम टाइप का कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, उतने छोटे बच्चों को ये सब दिमाग में नहीं रहता और शायद पता भी नहीं होगा उस टाइम पे कि ये सब वृद्धाश्रम भी कुछ होता है या क्या होता है क्या नहीं। एक घर बनाना चाहती थी जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग रहें और मैं भी रहूं साथ में। मम्मी पापा रहे और इसी को मैंने इतने सुंदर ढंग से लिखा कि मैं फर्स्ट आई थी पूरे राजस्थान में उस आर्टिकल का। तो मतलब इसका मतलब ये कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी। और हमें लगता है कि आज फील होता है कि शायद सेवा ही मेरा लक्ष्य था। जो लॉ कर मतलब मैंने बायो से बीएससी किया है, लॉ किया, बीएड भी किया है और जुडिशरी में पीसीएसजे की बहुत अच्छी कंपटीशनर रही हूँ। बहुत सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हैं और शायद अगर भगवान को मंजूर होता तो आज मैं जज होती या फिर मैं बीएससी करते वक्त डॉक्टर होती। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ करके मुझे संगीत के फील्ड में लाना और उसके साथ साथ सोशल वर्क में इतना इंटरेस्ट, क्योंकि संगीत में भी मैं जितना एज ए सिंगर अपने आप को नहीं सामने लाती उतना मैं आर्टिस्टों को खोजने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हूँ। ये मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी सिंगर हो, लेकिन जितना तुम खुद पे नहीं ध्यान देती उतना तुम आर्टिस्टों को ढूंढने पे ज़्यादा ध्यान देती हो, अपने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देती हो कि उनको ये प्रोग्राम कराना है, उनको ये आगे करना है। तो हमें लगता है कि शायद सेवा ही मेरा लक्ष्य था, जो बचपन में भी दिखा और आज भी मुझे लगता है कि चाहे कोई भी फील्ड में अपना लूँ वहाँ पे वो सेवा अपने आप आ जाता है, क्योंकि एज ए लॉयर भी मैं सेवा ही करती हूँ। आपने लॉ को कहा, मैंने लॉ छोड़ा नहीं है, मेरा रजिस्ट्रेशन है, मैं एडवोकेट हूँ, सिविल कोर्ट से गोरखपुर से रजिस्ट्रेशन है मेरा और मैं एक सीनियर एडवोकेट के तौर पे हूँ। और लेकिन अपनी जो लॉ का जो नॉलेज है वो मैंने सेवा में लगाया है। मैं बुजुर्गों के लिए बहुत काम करती हूँ। बुजुर्गों को आज बहुत ज़रूरत है हमारे जैसे वकीलों की, क्योंकि जो स्थिति आप देख रही हैं, जिस तरीके से पारिवारिक परिवेश हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है बच्चों का, और जिस तरह से बिहेव है अपने पेरेंट्स के प्रति, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे बहुत लाचार महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चों के खिलाफ कैसे जाएं। हम अपने बच्चों के लिए केस नहीं कर सकते, उनको कैसे हम दुख में रखें, जिनको लाड प्यार से पाला है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं सोचते अपने माँ बाप के लिए। पता नहीं कैसा मतलब समाज है, किस तरफ हम जा रहे हैं। तो वहाँ पे मेरा ये लॉ काम करता है और मैं काउंसलिंग करती हूँ उन लोगों की कि जहाँ भी मुझे इस तरह का दिखता है तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा काउंसलिंग करती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको कानून का इस तरीके से मैं डर बैठा दूँ कि वो अपने कम से कम पेरेंट्स को देख सके। नहीं तो ये चीज़ें सही हैं। और कहते हैं ना कि बचपन में देखा हुआ सपना अगर हम नहीं पूरा कर पाते हैं तो ज़िंदगी के हर प्लेटफॉर्म में हम उसको पूरा करना ज़रूर चाहते हैं, और अगर एक मौका मिले तो हम ज़रूर पूरा करते हैं। और यही रीज़न है कि सुनीसा जी को जब मौका मिला कि बुज़ुर्गों के लिए कुछ करें, उन्हें सम्मान दे, तो उन्होंने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चुना। फिर वही संगीत, सौर सागर संगीत विद्यालय संस्था के बैनर तले इन्होंने 55 से 55 तक एक शो ऑर्गेनाइज किया और उसमें बुजुर्गों को सम्मान दिया। कैसे ये लगा कि ये प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को सम्मान देने का मंच 55 से 55 का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आया कि मुझे लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक में हो, जिससे बुजुर्गों की तरफ हमारा ध्यान जा सके, हमारे बच्चों का और समाज का ध्यान जा सके। इसको लेकर के मैंने 55 से 55 ये वर्ड भी कैसे दिमाग में आ गया। एक फिल्म देखी थी कभी, एक गाना है ना दिल 55 का और ये सब, तो अचानक मुझे लगा कि ये जो प्रोग्राम है ना ये बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए, बहुत इंजॉयफुल होना चाहिए। यानी अगर हम 2 घंटे भी अगर किसी बुजुर्ग को बैठ के उसके मन को सुकून दे दिए तो हमने लगा कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए। कम से कम उनको सुकून तो मिला, वो खुश तो हुए। तो ये सोच करके, ये सोचते सोचते ये नाम ध्यान आ गया कि 55 से 55 की ओर, यानी हम जो बचपन वाले यानी जो बुजुर्ग हैं उनको हम बचपन की ओर ले जाएं और इसको इंटरटेनमेंट प्रोग्राम करें हम। तो इसलिए इस प्रोग्राम को इंटरटेनमेंट किया। भी हाल ही में इसी प्रोग्राम में अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी इसी प्रोग्राम में आए थे और बहुत सारे बुजुर्गों को हम लोगों ने उसमें सम्मानित भी किया था और बहुत सारे बुजुर्गों को हमने बुलाया भी था। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया और म्यूजिकल एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोग उसमें, और कुछ उनके लिए जो भी सोशल जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं कि सुनीसा जी की एक ये कहानी। और दूसरा एक और रूप है
जो इनका जब कोविड के दौरान हम अपने घरों में रहते थे, इनकी खुद की 2 लड़कियां हैं छोटी छोटी सी। तो ये गोरखपुर में ऐसी पहली लेडीज़ थी जिन्होंने सैनिटाइज़र बैग लेकर पूरे मोहल्ले में सैनिटाइज़र करने निकल गई। डर नहीं लगा था आपको उस टाइम? ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि मुझे सैनिटाइजेशन करना है जाकर? एक्चुअली उस टाइम तो इतना ढौआ था और आप लेकर निकल गई। हाँ, सेकेंड टाइम का जब कोरोना आया तो हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं नवोत्सव का। नवोत्सव में हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को। तो उसमें उस दिन हम लोगों ने सैनिटाइज़र 12 अप्रैल को हमें याद है कि हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह जितना चौराहे पे बांटा। और उस समय से कोरोना लगभग गोरखपुर में बहुत अच्छी खासा फैल गया था। तो वो स्टार्ट हो गया कोरोना, और कुछ दिन तक तो सब लोग हिडन रहे। हम लोगों ने भी जो है कोविड एक्शन ग्रुप बनाया। कोविड एक्शन ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स और जो मेडिकल कॉलेजेज या मेडिकल जो हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं उन लोगों को उसमें इंक्लूड किया, और ऑनलाइन बहुत काम किया हम लोगों ने। और उसमें जो भी जितनी भी नीड थी वो सारी नीड हम लोग पूरा करते रहे। वो थोड़ा सा पीरियड हटा तो आया कि नहीं, इसके बाद तो थर्ड वेव भी आएगा जो बच्चों के ऊपर है। तो पता नहीं क्या, और अच्छा कॉलोनी में, चूँकि मैं हमेशा सोशल वर्क और एक्टिव रहती हूँ संस्थाओं में, तमाम संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ तमाम जगहों पे, तो कॉलोनी से कुछ लोगों का फ़ोन आने लगा, हमारी कॉलोनी में सैनिटाइज नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सैनिटाइज नहीं करा रही है। वो जबकि कराती थी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था, उसमें बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। लेकिन एक दो कि आप करवाइए, उनको लगता था कि फॉगिंग नहीं हुई तो ये नहीं हुआ, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चढ़ा, और जो है हम खुद ही करते हैं। हम अपने घर पे सैनिटाइज किए और उसके बाद मोहल्ले में 2-4 घरों में किया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब तुम मतलब इस कोरोना में कहाँ निकल के जा रही हो? हम कहे मेरे पास हथियार है ना भाई, सैनिटाइजर से ही तो लोग बच रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे पास हथियार है। मैंने किया, और मेरे साथ मेरी संस्था की 2-4 महिलाएं भी हिम्मत की कि मैम आप कर रही हैं तो हम भी करेंगे। तो फिर हमारे पीछे जितने भी गांव और कॉलोनीज थे वहाँ हर दूसरे दिन हम लोग सैनिटाइज करने निकल जाते थे। एक मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि करे, कम से कम अपने घर का तो करो। हर काम आप सरकार और दूसरों के भरोसे मत रहो। कम से कम आप अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। जो सैनिटाइज़र आप घर में रखे हैं वो थोड़ा बाहर रोड पे भी कर दो, अपने घर के सामने तो कर दो कम से कम। और बहुत कुछ इससे बहुत चेंजिंग आई, मैंने देखा इससे बहुत चेंजिंग आई, और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा और करना शुरू किए। कम से कम अपने अड़ोसी पड़ोसी के घर तक तो कर ही दे रहे थे। तो बस यही है कहानी उसकी। तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे सुनीता जी को, जिन्होंने अपने बाबूजी को सपने को इतने ऊपर तक पहुंचाया, और लड़की होने का जो एक गुमान लोगों के अंदर रहता है कि लड़की है, उसको भी इन्होंने तोड़ते हुए आगे गया। और आज इनको गुमान है कि मैं लड़की हूँ, और इनको इससे भी बड़ा गुमान है कि इनकी भी 2 बेटियां हैं। इनको बहुत गुमान है कि जिस तरह से ये बाबूजी को सपने को पूरा कर रही हैं। आज इन्होंने ना सिर्फ कलाकारों को घर से निकाल कर एक प्लेटफॉर्म दिया, बड़े बड़े कलाकारों को अपने शहर में इनविटेशन देती हैं, बीमारियों से लड़ती हैं, अलग अपना एक मुकाम बनाती हैं, और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनी हैं। लता मंगेशकर के जन्मदिन पर इन्होंने 92 गाने को गाया, और ना सिर्फ गाया बल्कि एक रिकॉर्ड भी बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर चाह है तो राह जरूर बनती है, बस ज़रूरी है कि उस चीज़ को समझिए और अपने काबिलियत को समझिए और उसमें एक राह बनाइए। और अगर आपकी राह बनी तो ऐसे ही आसान हो जाएगी ज़िंदगी, जैसे सुनीता श्रीवास्तव की हुई, और जिन्होंने अपने गोरखपुर का नाम देश ही नहीं वर्ल्ड में भी रोशन किया है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।